Welcome back, guys. Myself Piyush Goyal, Company Secretary from Jaipur. Or in today's video, we will uh, understand the process of merger and demergers, right? And we will understand the process of merger and demergers of the small companies as well as the uh, other than the small companies. So this video is going to be a very practical video, and हम इस वीडियो के अंदर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रोसेस रहता है, क्या कौन कौन से जो है इसके अंदर एक्ट्स जो होते हैं जिनको हमें कंप्लाई करना होता है वाइल ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन, एंड किस किस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं उनमें भी हमें यहाँ पे जो है देखने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। चलिए गाइस, चलते हैं आगे और हम देखेंगे कि मर्जर और अमालगमेशन क्या है। इट्स ए टाइप ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, राइट। तो ये एक जो मर्जर एंड अमालगमेशन है, ये एक रिस्ट्रक्चरिंग का जो है टाइप है, जिसके अंदर जो है जैसे आपको मैं एक बार रिस्ट्रक्चरिंग की टाइप टाइप भी बता देता हूँ। जैसे मर्जर्स हो गए, डीमर्जर्स हो गए। मर्जर्स मतलब क्या है, आपको दो कंपनीज साथ में मिला के क्या है एक कर देते हैं, तो वो उसको बोलते हैं मर्जर्स। डीमर्जर्स में एक कोई कंपनी है, उसका कोई एक पर्टिकुलर डिवीजन है या फिर कोई एक यूनिट है, उसको जब उस कंपनी से अलग करके एक डिफरेंट कंपनीज के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो दैट्स कॉल्ड द डीमर्जर। एंड स्लम सेल इज आल्सो अ टाइप ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। इसके अलावा जो है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, दीज आर द टाइप ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग। और इनके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और इन प्रोज एंड कॉन्स को ही डिसाइड करके, डिस्कस करके, एनालाइज करके ये डिसाइड किया जाता है कि जो कौन सा मोड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग हमें यूज़ करनी चाहिए है, जिससे कि मैक्सिमम सिनर्जीज को हम अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, टैक्स बेनिफिट्स का यूज़ ले सकें, एंड एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड लॉसेस को जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकें। ठीक है, कैपिटल गेन को हम यहाँ पे सेव कर सकें, और साथ के साथ जो बिजनेस की ग्रोथ है उनको हम यहाँ पे जो है सोच सकें। इसके अलावा जो एम्प्लॉय हैं उनके बारे में अभी हमें सोचना होता है। इसके अलावा जो कंपनी का कल्चर है वो किस तरीके से ढलेगा आगे जाके, जो वेंडर्स हैं, जो रेगुलेटर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं ब्रॉड वे में कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी हमें यहाँ पे जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस जो मर्जर की पूरी प्रोसेस होती है, इसके अंदर आपको हर एस्पेक्ट, हर स्टेक होल्डर का ध्यान रखना होता है, जिससे कि आपका मर्जर आगे जाके जो है बैड कॉन्सिक्वेंसेस ना देने लगे, बल्कि इसके आपको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलने लगे। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्ट और प्रोविजंस और रेगुलेशंस, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स कौन कौन से हैं जिनको हमें क्या है मर्जर के प्रोसेस के अंदर देखना होता है। तो सबसे पहला जो है इम्पोर्टेंट है कि इनकम टैक्स के इम्प्लीकेशंस क्या क्या आ रहे हैं एंटिटीज पर और स्टेक होल्डर्स पर। जैसे कैपिटल गेन कितना हो रहा है ट्रांसफर पर, जैसे क्योंकि आपको पता है जो असेट्स है वो ट्रांसफर होती है वन कंपनी टू अनदर कंपनी। तो कैपिटल गेन की क्या इम्प्लीकेशंस है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ठीक है, इसका क्या इम्प्लीकेशंस है। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी के क्या इम्प्लीकेशंस है, क्योंकि आपको भी पता होगा जो एनसीएलटी का जो ऑर्डर आता है उस पर यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी जो कंसीडरेशन वैल्यू होती है उस पर एज पर स्टैम्प स्टेट स्टैम्प एक्ट स्टैम्प ड्यूटी जो है इम्पोज होती है। तो दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन। थर्ड इज कंपनीज एक्ट 2013। In Companies Act 2013 provides very comprehensive provisions regarding merger and amalgamation, and rules made thereunder, and various circulars and notifications may coming from time to time from the side of Ministry of Corporate Affairs. Because if you not complied the provisions of Companies Act 2013, the RD or NCLT, or if there is any role in ROC while approving the merger, it will not approve the merger if anything is pending in the merger process, right? So this is a crucial act for which you will comply, right? In addition to that, competition law provisions
you will also comply. If any cartel is created, if two company are after the merging of two companies, तो कंपटीशन एक्ट के प्रोविजंस भी आप पर एप्लीकेबल होते हैं, वो भी हमको यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे. इफ कंपनी इज लिस्टेड, तो इन दैट सिचुएशन लिस्टेड प्रोविजंस you have to also comply, right? And in addition to that, ICDR provisions, LODR guidelines, you have to comply, and right after that, foreign direct investment regulations. If any foreign investment in your company, right, so in that situation you have to comply the foreign direct investment regulation. After that, GST regulations you will comply. After that, transfer of tenancies under rent control laws, labor laws implications, permission required under contractual agreement, transfer of various licenses, accounting implications. These are the regulatory aspects which you have to comply while process the during of merger. After that, we will understand the board process for merger and demerger. Ensure that power to merge or demerge is contained in MOA, right? After that, board approval for in principle approval and appointment of uh, merchant banker. After that, prepare a scheme of arrangement. Fourth step, valuation report from independent chartered accountant, fairness opinion from merchant banker in case of listed company. Fifth step, listed company place draft scheme and valuation report before its audit committee. Audit committee shall furnish a report recommending the draft scheme. Board to approve a draft scheme and fix the share exchange ratio based on valuation report. Filing of application to National Company Law Tribunal. Right. Send a copy of the application to the registrar within 30 days. Send the notice convening a general meeting to every member and creditor as by tribunal. So these are the whole process for executing the process of merger. I hope this video is very helpful for you. Or if you have any query related to this, so you can also contact me on the number given on the screen. And if you have any query uh, related to the income tax, GST, import export and corporate compliance, so you can also contact on the number given on the screen. Thank you very much guys for watching this video.